वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज तपस सायस में आपका स्वागत है। सो देर इज़ वन न्यूज़ फॉर लास्ट 3 to 4 days कि कतर में जो डेथ पेनल्टी मिली है, अंडरस्टैंड करना। सो कतर में जो डेथ पेनल्टी मिली है 8 एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स को, जो इंडियन नेवी के वेटरन्स हैं, उसको एस्पॉइनीज, जिसको जासूसी बोलते हैं, गुप्तचर बोलते हैं, उसके लिए मिल है डेथ पेनल्टी। तो ऐसे केसेस में लगातार कुछ लोग लिख रहे थे कि ये केस क्या था और फैक्ट ऑफ द केस क्या था, उसमें जजमेंट क्यों इस टाइप का आया, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या इसमें कुछ जो उनकी स्ट्रैटेजी है उसमें कुछ वीकनेस था क्या, कि जिसकी वजह से जो हमारे जो वेटरन्स हैं हम उनको रिलीज़ नहीं करा पाए। तो उसके लिए हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, टाइमलाइन समझना पड़ेगा कि ऐसा हुआ क्यों था, और वो एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स वहाँ कर क्या रहे थे, कौन से कंपनी में काम कर रहे थे, वो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। उसका फाउंडर ओमान का है, और वो किस तरीके से वहाँ पे ऑपरेट करते थे, उनका काम क्या था, नेचर ऑफ वर्क क्या था, वो समझना पड़ेगा। ऑन दैट बेसिस वी आर गोइंग टू कंक्लूड दैट कि इंडियन गवर्नमेंट से कहाँ से चूक हुई, अगर चूक हुई तो व्हाट कैन बी दी नेक्स्ट स्टेप बाय द आवर गवर्नमेंट। सो क्या होनी चाहिए, या फिर कतर का जुडिशल सिस्टम ही इस तरीके से वर्क करता है। हम तो प्रॉपर तरीके से काम कर ही रहे थे, अपने लॉ, उनके लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे, लेकिन कतर के जो जुडिशियल, क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम्स हैं वो कुछ इस तरीके से वर्क करता है कि ऐसे केसेस में जल्दी रिलीफ मिलती नहीं है। तो ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू स्टार्ट कि फैक्ट ऑफ द केस क्या है, और जहाँ तक एनालिसिस है इस बेस पे जो जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं कतर के साथ, जो हमारे रिलेशंस हैं, और जो कॉमर्शियल रिलेशंस हैं, कल्चरल रिलेशंस हैं, उसके बेस पे कंक्लूड करूँगा कि इनको जो डेथ पेनल्टी लोकल कोर्ट से मिला है, प्रिलिमिनरी मिला है, जैसा भी मिला है, वो आगे जाके कोर्ट ऑफ अपील में जाएगा, कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगा, उसके बाद फिर एमीर जो होते हैं, इनके हेड होते हैं जो पार्डन करते हैं, उनके पास जाएगा। तो पूरी पूरी इनकी जो स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे, और कतर का जो बैकबोन है, जो उनका जो ऑयल का जो बिजनेस है, वो समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया का उसमें क्या स्टेक है, कितनी सारी कंपनियां इंडिया में उसमें इन्वॉल्व है। ऑन दैट बेसिस वी आर गोइंग टू कंक्लूड दैट कि जो 8 एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स हैं जिनके ऊपर ये स्पॉन्ज का केसेस लगा है, जासूसी का केस लगा है, उनको रिलीफ मिल सकता नहीं, और अब मिल सकता है कि नहीं। और इन सब के बेसिस पे मैं आपको ये चीज़ एनालाइज करके मैं बताना चाहूँगा। यू यू विल वेरी सून कन्विंस फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग और मेरे जो रिसर्च है उसके बेस पे कि जो कतर का केस है कैसे नेपाल के केस से अलग, जो इंडियन जो केस है वो कैसे नेपाल के केस से अलग है। क्योंकि कुछ लोग, मैं सुन रहा था बहुत सारे जो कमेंट्री करते हैं, जो इस टाइप की चीज़ें लिखते हैं, वो कह रहे थे कि कतर ने पहले भी ऐसा किया है कि किसी दूसरे देश को बिना बताए उनको फांसी की सज़ा दी है। तो उसका केस और इंडियन केस कैसे अलग है, और कैसे इंडिया इसको छुड़ा लेंगे, होप करते हैं कि हम लोग इसमें कामयाब होंगे, उस बेस पे मैं कंक्लूड करूँगा। सो लेट स्टार्ट, देखते हैं तो फैक्ट ऑफ द केस क्या है। सो यस, सो 8 इंडियन नेशनल्स वर्कड एट कतर दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टिंग सर्विस। तो ऐसा समझो कि एक कोई कंसल्टिंग कंपनी थी, सर्विस प्रोवाइड करती थी, ठीक है, कतर में। उसका नाम दहरा था, कुछ भी हो सकता है, हमको उससे नहीं मतलब है। तो एक कंपनी थी जिसमें हमारे वेटरन्स काम करते थे, और उस कंपनी का काम क्या था, वो कंपनी काम करती थी, ट्रेनिंग देती थी और वेरियस अदर सर्विस टू द डिफेंसेज एंड सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ कतर। तो वो ट्रेनिंग देती थी किसको, कतर के लोगों को, कतर के ऑफिसर्स को, और बहुत सारे जो डिफेंस सर्विसेज होते हैं वो भी देती होंगी, ठीक है। तो ये कंपनी का काम था। तो ये हो गया नेचर ऑफ कंपनी। अब उस कंपनी में हमारे वेटरन्स, हमारे एक्स नेवल ऑफिसर्स काम करते थे, 7 उसमें ऑफिसर थे, एक सेलर्स थे, ठीक है। तो ये 8 लोग, उसमें और भी बहुत सारे नेशनल हैं, 70-75 लोग हैं, लेकिन इन 7-8 की बात करूंगा, इन 8 लोगों की बात करूंगा जिनको अरेस्ट किया है। मीडिया का रिपोर्ट ऐसा कहता है कि दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी जो है, जिसमें हमारे ये वेटरन्स काम करते थे, इज ए कंपनी एडवाइजिंग ऑन कतरी प्रोग्राम्स एम्ड एट ऑब्टेनिंग हाई टेक इटालियन मेड सबमरीन दैट कुड बी इवेड रडार डिटेक्शन।
अब ये कतर का जो कोई ऐसा प्रोग्राम होगा जिसमें वो इटली से कुछ खरीद रहे होंगे सबमराइन, इटली से सबमराइन, और एक ऐसा सबमराइन जो रडार जो होता है जो डिटेक्ट कर लेता है उसको एक टाइप का इवेट कर देगा, उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इस टाइप का सबमराइन इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे होंगे और व्हाट्सएवर, ठीक है, इस तरीके से कुछ हो रहा होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है, ये जो इन्फॉर्मेशन है कि इस टाइप के रडार का डिटेक्शंस जो सबमरीन को डिटेक्ट ना कर पाए, इस टाइप की कुछ इन्फॉर्मेशन क्लैरिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इनकी जो वर्डिक्ट आई है वो वर्डिक्ट का वो स्टेटमेंट सबको दिए भी नहीं है। इन्होंने ये केवल उन्हीं लोग को अब देने की कोशिश कर रहे हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं और इंडियन गवर्नमेंट को मिलेगा। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्स पढ़ने के बाद ये मुझे एनालाइज हुआ है कि ये कैसे केस काम किया है। तो आपको समझ लो कि ये ऑर्डिनरी जगह पे ये अवेलेबल नहीं है पूरा रिपोर्ट। सो ऑन दैट बेसिस रिपोर्ट अल जजीरा को पढ़ा मैंने, डिफरेंट डिफरेंट जो फॉर रीडर्स को पढ़ा, उसके बेस पे मैं ये कमेंट कर पा रहा हूँ। क्योंकि आप सबको पता है कि मेरे पढ़ाने का स्टाइल है कि टिल देन आई हैव नॉट कन्फर्म्ड कि क्या है केस, तब तक मैं उस केस को, ये 4 दिन हो गए लेकिन मुझे वीडियो में लाइक शेयर नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है हमारे सब्सक्राइबर तक पहुँचना चाहिए। तो कंपनी वाज शट डाउन इन, अब ये इटली के सबमराइन के ऊपर रडार का डिटेक्शंस, उसके कुछ इन्फॉर्मेशंस थर्ड कंट्री को सर्व हुआ, ठीक है। इटली, ना तो इटली को सर्व हुआ ना तो कतर को, किसी तीसरे, और ये ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल को ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, ऐसा ये कह रहे हैं। सो उसके बाद कुछ टाइमलाइन देखेंगे, लेकिन कंपनी को 2023 में बंद कर दिया गया। अल जजीरा का ये रिपोर्ट कहता है कि अल जजीरा जो है बहुत ही नामी गामी एक टाइप का जर्नल्स हैं, एक टाइप का वो है जो इस टाइप की खबरें लिखता है, एक टाइप का। सो इनकी रिपोर्ट के हिसाब से ये कंपनी जो है 2023 में बंद हो गई। एंड कंपनी हैज एम्प्लॉयड एज मैनी एज 75 इंडियन नेशनल्स, मोस्ट ऑफ देम बीइंग फॉर्मल नेवल पर्सन। और ये लोग इतने हाई क्वालिफाइड होते हैं कि वो उनको वहाँ पे रख के टेक्नोलॉजी को वो सही से समझा पाते हैं, ट्रेनिंग अच्छे से दे पाते हैं, इसलिए इनको जॉब वहाँ पे लगती है। और ये जब रिटायर होते हैं तो वहाँ पे सर्विस करते हैं, इवन कुछ लोग तो रिजाइन मार के वहाँ सर्विस करते हैं। तो ये एक टाइप का फैक्ट ऑफ द केस हो गया कि इसके ऊपर एक जासूसी का है जो इजराइल को दिया गया है, उसके बेस पे इन लोगों ने इनको अरेस्ट किया। अब देखते हैं टाइमलाइन समझें। जब तक टाइमलाइन नहीं समझोगे तब तक केस नहीं समझ में आएगा तुम्हें कब स्टार्ट हुआ और क्या करंट कंडीशन क्या है। सो अगस्त 2022 की बात है, कतर के ऑफिशियल ने नेवी ऑफिसर्स को कस्टडी में लिया। तो हमारे लोगों को उन्होंने 2022 में लेके कस्टडी में ले लिया था। अगर याद करो, अगस्त 22 से अगस्त 2023, 1 साल होता है, सितंबर अक्टूबर, अप्रॉक्सीमेटली 14 महीने, अक्टूबर नवंबर चलने वाला 15वां महीना चल रहा है। सो सितंबर 2022 में फर्स्ट बेल के लिए अप्लाई किए इन लोग ने और इनको रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। रीजन किया क्या दिया गया, रीजन, बेल जब आप रिजेक्ट करते हो तो कुछ तो रीजन दोगे ना, प्रोविजन तो होगा। इनके भी कोर्ट में, लोकल कोर्ट में ही हो केस, लेकिन रीजन उन्होंने गिवन टू पास इंटेलिजेंस टू इजराइल। तो यही चीज़ें यहाँ से क्लैरिटी आती है कि इन्होंने ये रीजन दिया बेल में कि इन्होंने जो है सस्पिशियस एक्ट में ये पाए गए, और इसमें क्या है, इन्होंने जो है इन्फॉर्मेशन, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को शेयर किया, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को, डिफेंस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया थर्ड कंट्री के साथ, दैट इज कॉल्ड इजराइल। अंडरस्टैंड करना यहाँ से। तो इसीलिए बेल खारिज हो गया सितंबर में, 1 महीने बाद। मार्च 2023 में पहला ट्रायल स्टार्ट हुआ और उसके बाद जून 2023 में सेकेंड ट्रायल स्टार्ट हुआ। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने के बाद फिर से सेकेंड ट्रायल। एंड अक्टूबर 2023 की बात है, अभी की बात है, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं 1-2 दिन बाद, उसकी बात है। इंडिया के एम्बेसडर इन कतर मेट द मैन इन प्रिजन ऑन अक्टूबर, 1 तारीख को मिला, 1 अक्टूबर को, आफ्टर बीइंग ग्रांटेड कॉन्सुलर एक्सेस। और यहाँ पे इनको कॉन्सुलर एक्सेस मिला। अब ये तक तो सही है, यहाँ तक तो ठीक है, समझ में आ गया होगा। 26 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ, लोकल कोर्ट जो था उन्होंने एक्स नेवल ऑफिसर्स को जो है वो डेथ पेनल्टी दिया, ठीक है, पेनल्टी। अब ये इनके लोकल कोर्ट हैं, ठीक है। अब मैं समझूंगा, मैं और आपको भी समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो आपको ऊपर से जानी चाहिए मेरी वीडियोज़ में। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये लोकल कोर्ट है, तो फिर इसके ऊपर भी कोई अपील कोर्ट होगी। जैसे अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फिर सेशन कोर्ट होता है, मान लो, फिर उसके बाद हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर प्रेसिडेंट होता है, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। सेम चीज़ें ये लोकल कोर्ट से
टाइप का एक डेथ पेनल्टी आया है, तो इट्स नॉट ए फाइनल डिसीजन कि अब तो गवर्नमेंट को डेफिनेटली अगर ये इसको समझने की ज़रूरत है। जो भी लोग, जो भी आप सुन रहे हैं, अगर थोड़ी सी कानून की अगर आपको आइडिया है और आप लोग स्टूडेंट लोग हैं, तो आपको ये पता होगा कि जब कोई भी कोर्ट इस टाइप का डिसीजन देती है, इंडियन सिनेरियो में तो अलग है कि इंडियन सिनेरियो में सेशन कोर्ट अगर डेथ पेनल्टी देता है तो उसको हाई कोर्ट का परमिशन लेना पड़ता है, लेकिन इनकी कोर्ट की बात कर रहा हूँ। अगर इन्होंने ये डिसीजन दिया है कि हाँ इनको डेथ दिया जाए, डेथ पेनल्टी दिया जाए, तो उनको वहाँ पे जो है वो ऑर्डर लिखना पड़ा होगा कि कौन से बेस पर, और ये ऑर्डर की कॉपी अब हमें मिल सकती है। सो अब हमें ऑर्डर की कॉपी मिलेगी कि कौन कौन से एविडेंस उसमें लगाया गया है। ऑन दैट बेसिस इंडियन गवर्नमेंट के पास एक पूरा होलसम एक टाइप का एक आइडिया आ जाएगा कि हमें अपना जो लीगल एक्सेस करना है, अपने इस वेटरन्स को जो देना है, वो कौन से लेवल पे देना है। सो नाउ वी हैव ए चांस, हमारे पास अब ये चांस है। पहले तो हमारे पास कुछ था ही नहीं, हम केवल जाके वहाँ पे हमारे काउंसलर वहाँ पे अटेंड करते थे और वो बेल खारिज करते थे, और फिर नेक्स्ट टाइम फिर आपको अगला डेट दे देते थे, फिर उसके बाद जो है वो कुछ प्रोसेस नहीं होता था और हमारे पास पता भी नहीं चलता था, दूसरा एविडेंस खुल जाता था वहाँ पे। सो अब हमारे पास एक ऑर्डर की कॉपी सर्व होगी, भले ही 8 लोग को सर्व हो या इंडियन गवर्नमेंट को सर्व हो, लेकिन सर्व होगी। पब्लिकली तो नहीं करेंगे वो सर्व ऑर्डर की कॉपी, जैसे अपने यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। तो ये ऑर्डर की कॉपी ये सर्व होगा, और नाउ वी आर वेरी इन कंफर्टेबल जोन। हम यहाँ पे जोन में आएंगे जहाँ पे हम उस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे। इस ऑर्डर को क्या करेंगे? चैलेंजेस करेंगे। कहाँ करेंगे? कोर्ट ऑफ अपील में। सो देखते हैं, पूरा उनका सिस्टम भी समझेंगे। सो अब यहाँ से हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करना है उनको छुड़ाने के लिए, तो याद रखना। सो डेथ पेनल्टी तो मिल गई है, लोकल कोर्ट से मिली है, इतना घबराने की बात नहीं है। लोगों ने कुछ ज़्यादा वो बना दिया कि यस, नेपाल वाला केस भी समझाऊंगा ये कैसे उनको वहाँ पे जो है वो मिला, क्योंकि नेपाल और इंडिया में बहुत अंतर है। नेपाल और इंडिया का जो, चाहे वो आप इकोनॉमिक सेक्टर में देखें, आप इन्वेस्टमेंट में देखें, कतर के साथ रिलेशन देखें, पॉलिटिकल रिलेशन देखें, में उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो नेपाल के साथ कतर ने क्या किया ये मायने नहीं रखता है हमारे लिए। यस, हमारे लिए बैड एक्सपीरियंस है वो कि एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ इस टाइप की चीज़ें हुआ है कतर में, लेकिन वो उससे हमें घबराना नहीं है कि वो इंडिया के साथ भी हो जाएगा। सो नाउ व्हाट शुड बी द नेक्स्ट प्लान ऑफ इंडिया? तो प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? तो पहले तो ये होना चाहिए कि हमें ये देखने की ज़रूरत है कि कैसे हम एक्सप्लोर करें अपने लीगल चैनल को। ठीक है, हमारे पास बहुत बेहतरीन काबिल वकील हैं, एडवोकेट्स हैं, जो इंटरनेशनल लॉ में माहिर हैं कि हाउ टू टैकल सच टाइप ऑफ सिचुएशंस। सो ऑन दैट बेसिस पहले तो हमें लीगल चैनल एक्सप्लोर करना है कि कौन, हु विल बी द बेस्ट पर्सन to fight against such type of allegations which has coined by Qatars. So उनके उस जो भी ऑर्डर है उसको तोड़ना है, अपने को चैलेंज को ब्रेक करना है। तो पहले तो ये हो गया कि लीगल में जो भी लॉ एंड ऑर्डर्स हैं उसके बेस पे तुमको जीतना है। उसके बाद प्रोवाइड लीगल असिस्टेंट टू दीज एक्स ऑफिसर्स। हमें बिल्कुल अपने ऑफिसर्स को छोड़ना नहीं है कि हम उनको छोड़ दिए, कि थोड़ा सा भी ढिलाई मतलब हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। हमारे पर्सन्स, हमारे मतलब हमारे साथ ही हो रहा है वो, तो हमारे पर्सन्स वेटरन के साथ कुछ भी हो सकता है। तो हमें लीगल असिस्टेंस उस एक्स ऑफिसर्स को हर समय पे जो भी हो सकता है वो देना चाहिए। उसके लिए जो भी करना पड़े आप करें। वी शुड ऑल्सो डिस्कस दिस मैटर इन फ्रंट ऑफ कतर गवर्नमेंट। और ये तो जुडिशरी की काम है, लेकिन कतर गवर्नमेंट के साथ भी हमें लगातार ये चीज़ें बात करती रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कतर गवर्नमेंट वर्सेस अगर आप इंडियन गवर्नमेंट को देखोगे तो पिछले कुछ साल में रिलेशंस इनके अच्छे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट और कतर गवर्नमेंट के साथ रिलेशंस अच्छे हैं। तो आप ये जुडिशियल का मैटर कतर गवर्नमेंट के साथ में उनके दिमाग में, उनके कम से कम किसी भी कोने में वो होना चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये भी एक चीज़ बोला है कि उनके कुछ एक्स वेटरन्स हैं जिनको कतर के कोर्ट में उनके साथ टॉर्चर किया जा रहा है, डिफरेंट टाइप की चीज़ें की जा रही है। तो उस ताकि अवेयर रहें, ओनली फॉर अवेयरनेस। आई एम नॉट सेइंग हियर दैट कि यू आर गोइंग टू से कि प्लीज़ पार्डन सच टाइप ऑफ जो भी है डेथ पेनल्टी उसको पार्डन करें आप, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। अभी तो मैं बोल रहा हूँ कतर गवर्नमेंट को अवेयर कराओ, गवर्नमेंट को अवेयर कराओ। इवन गवर्नमेंट विल बी अवेयर ऑफ दैट फैक्ट्स। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू इन्फॉर्म सच टाइप ऑफ इंसिडेंट हैपन इन कतर अलॉन्ग विथ आवर वेटरन्स। सो आप एटलीस्ट इन्फॉर्म कराओ। मैं कह रहा हूँ कि इवन ही नोज ऑल द थिंग्स,
बट इट्स द ड्यूटी ऑफ आवर गवर्नमेंट कि अगेन उसको रिइटरेट करो, बताओ उसको। बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि कतर और इंडिया का रिलेशन कैसा है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि कतर का जुडिशल सिस्टम कैसा है। सो अभी हम लोग यहाँ हैं, आप लोग इसको समझे कि अभी हम लोग लोअर कोर्ट में हैं, ठीक है, ये है लोअर कोर्ट और ये जजमेंट है। जजमेंट क्या है? डेथ नबल एक्स ऑफिसर्स को, ठीक है। लोअर कोर्ट से हम हायर क्रिमिनल कोर्ट में जाएंगे, ये इनका प्रोसीजर है, और इसके बाद कोर्ट ऑफ अपील में भी जा सकते हैं। अगर मान लो इसको स्किप करना हो, इनका कोई सिस्टम होगा तो हम यहाँ भी जा सकते हैं कोर्ट ऑफ अपील में। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कोर्ट ऑफ अपील में जाएंगे, आई डोंट हैव आइडिया अबाउट दैट, कि मैंने उनके पूरे जो क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस हैं उनको पढ़ने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री है कि नहीं है नहीं पता। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस इंडिया में होते हैं जहाँ पे आप लोअर कोर्ट से सीधे आगे बढ़ जाते हो और हाई कोर्ट को भी पास किया जा सकता है। बहुत सारे सरकमस्टांसेज में होते हैं ऐसे, आई एम नॉट सेइंग कि सारे केसेज में होते हैं जनरल, लेकिन हमारे यहाँ पे ये तो है ऐसा कि आपको लोअर कोर्ट सेशन कोर्ट में अगर हो तो सेशन कोर्ट से आपको सबको पता है कि हाई कोर्ट जाना पड़ता है, ठीक है, पहले तो हायर बेंच के पास फिर हाई कोर्ट। लेकिन ये मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये है कि कुछ लोग ऐसा मैंने पढ़ा, र्यूटर्स है एक, वहाँ पे लिखा था कि लोअर कोर्ट से जो अपील होगा वो कोर्ट ऑफ अपील में होगा। तो आई एम नॉट अवेयर दैट कि हायर क्रिमिनल कोर्ट में क्यों नहीं जाएगा, ठीक है। सो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम ये मान लेते हैं कि कोर्ट ऑफ अपील आपके पास खाली एक बचा हुआ है, पहला ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन है कि कोर्ट ऑफ कैसेशंस जिसको बोलते हैं, वो लोग हाईएस्ट कोर्ट है उनको ये लोग कैसेशंस बोलते हैं, CASSATION। तो कोर्ट ऑफ एसेशंस में भी हाईएस्ट कोर्ट है ये, तो यहाँ पे जा सकते हैं। अगर कोर्ट ऑफ अपील से अगर आप एग्री नहीं करते हैं तो कोर्ट ऑफ कैसेशंस में जा सकते हैं। और अगर यहाँ पे भी कोर्ट ऑफ कैसेशंस में भी मान लो हमारे फेवर में नहीं है, तो जो कतर के एमीर होते हैं, जो हाईएस्ट जो चलाते हैं, उन एक टाइप का राजा टाइप का समझ लो, वो जो उनके पास पावर होता है पार्डन करने का, तो वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे अपने इंडियन कॉन्स्टेक्ट में अगर इंडिया के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि वो किसी भी इंसिडेंट को पार्डन कर सके, ठीक है। तो ये तो होता ही है, पार्डन का पावर है प्रेसिडेंट के अंडर, आर्टिकल 72 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो सो आर्टिकल 72 के अंदर में ये आप जो है वो इंडिया के पास इंडियन प्रेसिडेंट के पास पावर है पार्डन करने का। सेम चीज़ें इनके अमीर या इमीर जो भी प्रोनाउंशिएट हो, इनके पास होता है पार्डन करने का। तो आप वहाँ पे गुहार लगा सकते हो। लेकिन ये इनका बड़ा एक चीज़ है कि अगर आप इनकी पार्डन देखोगे तो वो 2 दिन ही होता है, जो अमीर करते हैं इनके, वो 2 दिन ही होता है। एक तो नेशनल डे के दिन, नेशनल कतर डे, नेशनल कतर डे, अंडरस्टैंड। तो ये आई थिंक 16 या देख लेना 18 दिसंबर को होता है इनके यहाँ, ठीक है। और दूसरा ईद के दिन। तो ये 2 दिन ही में ही इनको, ये 2 ही दिन ये पार्डन करते हैं, माफ़ करते हैं सज़ा जो भी होती है। तो इनके पास ये पावर है। सो वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन राइट नाउ कि ऑन दैट बेसिस कि हम इनको छुड़ा सकते हैं, हम उनको जो है रिलीज करा सकते हैं। लेकिन सबसे पहला चीज़ें जो है हमको लॉ एंड ऑर्डर के बेस पे जाना चाहिए मेरे हिसाब से। लॉ एंड ऑर्डर जो भी है उनके यहाँ का कानून, जैसे हमारे यहाँ का है वैसे उनके यहाँ पे है कानून, ठीक है। उससे पहले क्या था कतर में, हमको वो डिस्कस नहीं करना है, फिर वो पूरा कतर का हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है हमें। सो लॉ एंड ऑर्डर अभी राइट नाउ जो है जैसे हमारे यहाँ, उनको फॉलो करो और फिर पहले कोर्ट ऑफ अपील में जाओ, फिर कोर्ट ऑफ कैसेशन में जाओ, और उसके बाद नहीं जाता है तो फिर अमीर के पास जाओ। तो ये उनके पास ऑप्शंस हैं। जो डॉक्टर एस जयशंकर हैं जो हमारे एमई हैं, तो वो लगातार फैमिली से मिल रहे हैं, इनके जितने भी 8 लोग हैं उनके इंगेज हैं, उनके फैमिली से मिल रहे हैं, और उनको यथासंभव जो भी हो सकता है, जितनी भी चीज़ें हैं वो हाईएस्ट लेवल पे उसको एश्योर कराया जा रहा है कि हम लगातार टच में हैं और हम रिलीज करा लेंगे, वी विल कोऑर्डिनेट क्लोजली। सो हम जो भी है कतर के अथॉरिटी से लगातार ये बात कर रहे होंगे इंटरनली, ये सब चीज़ें कहा नहीं जाता, अंदर में ये चीज़ सिस्टम होती रहती है। अब जो बेस है कि कौन से बेसिस पे आप कह रहे हो कि सर ये कतर जो है वो हमारे वेटरन्स को छोड़ देगा, उसकी कुछ बेस बताता हूँ मैं, ठीक है। सारे डिस्कशन नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ तो मैं आपको बताऊँगा जिसके बेस पे ये जो केसेज हैं वो मेरे हिसाब से सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। और उसमें जो है हमें एक टाइप का जीत हासिल मिलेगी, और आपको जो 8 लोग हैं वो इंडिया में देखने को मिलेंगे। रीजन,
अगर कॉमर्शियल रिलेशन देखोगे इंडिया एंड कतर का, तो कुछ साल में, पिछले दशक साल में वो बहुत ही लेवल पे बढ़ गया है। अगर बायलेटरल ट्रेड देखोगे दोनों को, तो अप्रॉक्सीमेटली 18 पॉइंट समथिंग, और अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं उसको देखूँ तो 19 बिलियन यूएसडी डॉलर की बात है। उसमें से अगर हम देखोगे तो इंडिया केवल 1 या 2 बिलियन की बात करता है यूएसडी डॉलर की, जबकि कतर जो है वो 18 बिलियन के आसपास यूएसडी डॉलर, ये इतने बिलियन जो है वो इंडिया से कमाता है। सो कतर का एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो है, कतर का एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो है। सो कतर नहीं चाहेगा कि अपने रिलेशन को ख़राब करे, डिट्रॉइट करे ऑन सच बेसिस। तो हो सकता है कि अगर ऐसे सिस्टम में कुछ हो तो वो ऊपर को, मतलब एमिर जो है या कुछ इस टाइप की चीज़ें अगर अपने फेवर में नहीं जाती है, तो गवर्नमेंट जो होगा इस चीज़ को सुलझाना चाहेगी और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगी। तो बायलेटरल रिलेशन जो है, बायलेटरल ट्रेड रिलेशन जो है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ऐसे समय में भी। अगर इंडिया का इंपोर्ट देखोगे तो इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है, तो ऑफकोर्स कतर के लिए प्रॉफिट की चीज़ है, क्योंकि कतर क्या हो गया, सरप्लस कंट्री हो जाएगा। तो ये अपना इस तरह से लूज नहीं करना चाहता है। कतर इज लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ एलएनजी, एलएनजी का लार्जेस्ट सप्लायर है इंडिया का। अप्रॉक्सीमेटली 45% जो एलएनजी अपन खरीदते हैं वो कतर से खरीदते हैं। कतर यहाँ भी नहीं चाहेगा कि इंडिया के साथ तो उसके रिलेशन ख़राब हो। और फिर जो कतर की इकोनॉमी है, अगर कतर की इकोनॉमी देखोगे, मैं बताता हूँ, कतर के वेबसाइट पे है कि उसकी इकोनॉमी जो है मोस्टली ऑयल ओरिएंटेड है। और अभी वो डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी इकोनॉमी मोस्टली जो है वो ऑयल बेस है। और अगर हम उसका ऑयल परचेज अगर उस पर डैमेज हो जाए, अगर इंडिया के साथ रिलेशन ख़राब हो जाए, इंडिया अपन दूसरा ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करे पर्टिकुलर इस इंसिडेंट के बाद, तो कतर को ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो ऐसे समय पे कतर की जो लार्जेस्ट सप्लायर जो एलएनजी है वो खोने के चांसेज हैं। तो कतर ये भी नहीं चाहेगा कि अपना ऑयल पे से उसकी जो इकोनॉमी बेस्ड है, ऑयल के बेस पे है, वो लूज नहीं करना चाहेगी। कतर जो है इंडिया का तीसरा लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। अब कहीं कहीं पे चौथा दिया है, लेकिन आप उसको देख लेना। तो कतर जो है इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट पार्टनर है, और वाइस वर्सा भी है। जो जो कतर जो ट्रेड करता है वो मोस्टली चाइना, जापान, सिंगापुर और इंडिया के साथ। तो इंडिया चौथे नंबर पे है, कुछ कुछ जगह पे इंडिया तीसरा भी दिया है, तो ये इकोनॉमिक सर्वे से कन्फर्म होगा कि कौन है। सो इंडिया मान लो फोर्थ रैंक पे भी है, अगर मैं मान लिया कि कतर अगर फोर्थ पे है, तो जो कतर का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो इंडिया है, और इंडिया का जो है तीसरा सबसे बड़ा है। तो दोनों कंट्री इस पर डेफिनेटली वर्क करना चाहेंगे कि ये अपना लूज, कॉमर्शियल इंटरेस्ट इज ए बिगेस्ट इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। ठीक है, एनीबडी, कोई भी अगर आपको ये कहता है कि जो कॉमर्शियल जो है मायने नहीं रखता कंट्री के ऐसी चीज़ों में, तो उसको आप खारिज कर दो, क्योंकि जो भी कॉमर्शियल इंटरेस्ट है ना, वो कंट्री को एक दूसरे की जो प्रॉब्लम है, चाहे किसी भी टाइप की, चाहे वो बाउंड्री का प्रॉब्लम हो, जैसे चाइना को लोग ले, चाइना को आप ले लो, या फिर बाउंड्री प्रॉब्लम हो, लैंड प्रॉब्लम हो, या फिर किसी टाइप का हो, ट्रेड का प्रॉब्लम हो, अगर तुम्हारा कॉमर्शियल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो तुम दूसरी प्रॉब्लम को कम तवज्जो दोगे। यू विल वेरी मच श्योर दैट कि यस इट विल वेरी 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 सून विल बी सॉल्व्ड। ठीक है, सो इसका रीज़न ये है कि यू डोंट वांट टू लूज योर ग्रिप इन कॉमर्शियल इंटरेस्ट। सो ऑन दैट बेसिस क्या है कि आप दूसरे प्रॉब्लम को कम समझोगे, इन्फीरियर समझोगे, छोटा समझोगे, और चाहोगे कि नहीं नहीं ये मैटर नहीं करता है हमारे लिए तो ये मैटर करता है। सो कॉमर्शियल इंटरेस्ट इंडिया और कतर का बहुत ज़्यादा है। एंड उसके बाद लार्ज कंपनी जो है, इंडियन की कंपनी, इंडिया की बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो अक्रॉस द सेक्टर जो है वो कतर में प्रेजेंट है, जैसे कि आप वोल्टास, पेलॉन्जी भाई हो गए, एल&टी हो गए, विप्रो हो गए, टीसीएस हो गए, टेक महिंद्रा हो गया, बहुत सारी चीज़ें। सो ऑन दैट बेसिस हमें ऐसा लगता है कि कतर का वाला ये जो केसेज है वो अभी आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा केसेज है, लेकिन ये वेरी सून इट विल बी सॉल्व्ड बाय दीज टू कंट्री। एंड इसमें आपको वो एक्स वेटरन के फेवर में ही दिखेगा, आपको उनको रिलीफ मिलते हुए दिखेगा। सो लेकिन उसके लिए हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, डिफरेंट चैनल्स को खोल के रखना है, डिफरेंट कंट्री को इन्वॉल्व करके रखना है। हमारे MEA और हमारे जो एम्बेसी है उसको एक्टिवेटेड मोड में रहना पड़ेगा हमेशा, टिल देन कि हम उस पर जीते ना। फिर कल्चरल रिलेशन भी कतर के साथ बहुत अच्छे हैं। इंडियन डायस्पोरा, वहाँ पे 8 लाख लोग इंडियंस हैं, और वो ऑनेस्ट लोग हैं, डेडिकेटेड लेबोरियस पर्सनस हैं, चाहे डिफरेंट अक्रॉस द सेक्टर्स हो, चाहे वो नॉलेज सेक्टर में हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, मेडिसिन सेक्टर्स में हो, लेबर हो। सो जो कतर के नज़र में अगर आप देखोगे, इंडियन आर वन ऑफ द ऑनेस्ट पर्सन,
हार्ड वर्किंग लेबोरियस पर्सन बोला जाता है वहाँ पे। सो ये भी इंडिया के फेवर में जाता है, इतना बड़ा डायस्पोरा को वो भी डैमेज करने की कोशिश नहीं करेंगे। और उसके बाद जो सबसे बड़ा फैक्टर है मोदी जी का रिलेशन। सो ये तो पॉलिटिकल रिलेशन जो है कतर और इंडिया में भी बहुत अच्छा है। सो उसको भी एक आधार माना जा सकता है। कोविड क्राइसिस में हमने जो हेल्प किया, वो डिफेंस सेक्टर में हमने जो डिफरेंट सेक्टर्स में हमने जो काम किया उनके साथ, दीज आर द फ्यू बेसिस ऑन व्हाट आई एम क्लेमिंग दैट कि दीज वेटरन्स एक्स वेटरन्स विल बी रिलीज सून। ठीक है। सो द थिंग इज कंडीशन इज ओनली वन दैट कि वी हैव टू स्ट्रिक्ट our plan. We have to give all access to our ex navy persons, ठीक है, लीगल एक्सेस एंड इमोशनल एक्सेस, डिफरेंट चैनल्स पे जो भी हो सकता है उनको प्रोवाइड किया जाए। एंड ऑलवेज अवेयर कराओ उनकी अथॉरिटी को, कतर के गवर्नमेंट के ऑफिशियल, जुडिशल को सिस्टम करने दो, वहाँ पे लीगल फाइट करो, और जो इंगेज रखो कतर के ऑफिशियल्स को वहाँ पे। और ये मैं मानता हूँ कि 110% की वो ऐसी चीज़ें वहाँ हो रही होगी इंटरनली। टिल देन वी आर नॉट बिकम ए डिप्लोमेट्स, हमें लगता होगा कि नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर में ये सिस्टम काम करती रहती है। आप सारे लोग वो जब सिस्टम में जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने न्यू दिल्ली और रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यहाँ कतर का एम्बेसी का मैंने एक चीज़ देखा है। वहाँ से मैंने ये देखा कि ऑयल एंड गैस जो है वो बैकबोन है कतर का। तो कतर से हम ऑयल बहुत खरीदते हैं। हमने अभी आपको दिखा LNG कैसे हम उनसे खरीदते हैं 45% के आसपास। सो कतर अभी डाइवर्सिफाई कर रहा है अपने रिसोर्स को, अपने सोर्सेज को, इससे अलग होना चाह रहा है। लेकिन कतर में अगर आप इस देखोगे तो उनकी बैकबोन ही जो है वो ऑयल है। और वो इसमें नॉर्थ गैस फील्ड इनका सबसे बड़ा ये है। तो इसमें से आप देखोगे इनके पास जो 20% के आसपास वर्ल्ड का टोटल जो है वो थर्ड कंट्री होंगे जिनके पास लार्जेस्ट नेचुरल गैस होगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखना, रसिया के पास नेचुरल गैस सबको पता है, और ईरान के पास है, तीसरा जो है वो कतर के पास है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कतर ये नहीं चाहेगा कि उसके जो रिलेशंस हैं, उसकी जो इकोनॉमी है वो इस तरीके से ख़राब हो इंडिया के साथ। क्यों? क्योंकि उनकी इकोनॉमी का बैकबोन ही जो है वो है ऑयल, और इंडिया को वो ऑयल बेचता है। और ये थोड़ा सा याद रखने के लिए, कतर यहाँ पे कहीं है और ये पर्शियन गल्फ के इस साइड है। कतर जो केवल बाउंड्री जो शेयर करती है, लैंड बाउंड्री, वो मोस्टली सऊदी अरेबिया के साथ करती है। और उसके बाद तो छोटे मोटे जो हैं वो आपको सबको पता है, मेरीटाइम बाउंड्री जो होता है वो तो टच करेंगे ही करेंगे। तो बहरीन और UAE और इस सब के साथ करेंगे। सो कतर को बारे में ये सब चीज़ें न्यूज़ में थी, और मैंने एक अच्छा खासा वीडियो आपके लिए बना दिया है। और आप इसको अंडरस्टैंड करना कि केवल इस पर्सपेक्टिव से मत सोचना कि इन 8 लोगों को क्या होगा। इन 8 लोगों के साथ जो होगा उसका रिपरकशन जो है वो इकोनॉमी पे होगा, कॉमर्शियल चीज़ों पे भी होता है। सो ऑन दैट बेसिस बोथ कंट्री वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वेरी सून। और जो हमारे एक्स वेटरन हैं, हम होप करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी वो हमें अपने घर में दिखेंगे। और जो भी है, चाहे ME हो चाहे एम्बेसी हो, वो उस चीज़ पे लगे रहा है। तो आप सब इनको सपोर्ट करें और कोशिश करें कि गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़े और जल्दी से जल्दी इन जो हमारे ये एक्स नेवी पर्सनस हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको रिलीफ मिले। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। शुक्रिया। हैव ए नाइस डे। टेक केयर। और अपना भी ध्यान रखें और अपने घर वालों को भी ध्यान रखें। हैव ए नाइस डे। टेक केयर। थैंक यू।